संरक्षण के पक्ष में अगला आर्थिक तर्क है घरेलू विकृतियां तर्क। टैरिफ के लिए घरेलू विकृतियां तर्क इस तथ्य पर आधारित है कि एक अर्थव्यवस्था में घरेलू साधन और वस्तु मार्केटें पूर्ण प्रतियोगी स्थितियों में कार्य नहीं करती, बल्कि ऐसे मार्केट असफलताएं या अपूर्णताएं पाई जाती हैं जो घरेलू विकृतियां लाती हैं। मार्केट असफलताएं या विकृतियां एकाधिकारों, बहिर्भावों, बाह्य मितव्ययताएं या अमितव्ययता की समस्याओं, मजदूरी विभेदकों, श्रम यूनियनों तथा सरकारी क्रियाओं या नियंत्रण के कारण होती हैं। मूल विचार यह है कि जब एक अर्थव्यवस्था में विकृति पाई जाती है तो वे पूर्णतया प्रतियोगी स्थितियों में उसे कार्य करने से रोकती हैं। इसलिए सरकार को टैरिफ के प्रयोग द्वारा ऐसी विकृतियों के प्रभाव को अंशतः दूर कर देना चाहिए। यह द्वितीय श्रेष्ठ की नीति है, सेकंड बेस्ट की नीति होती है। घरेलू विकृतियों को टैरिफ के प्रयोग से हटाने के लिए हमें 3 प्रश्नों के उत्तर चाहिए। प्रथम, क्या कल्याण बढ़ाने के लिए टैरिफ मुक्त व्यापार से श्रेष्ठ है? दूसरा, क्या कल्याण बढ़ाने के लिए टैरिफ सरकार द्वारा अन्य प्रकार के व्यापार हस्तक्षेपों से श्रेष्ठ है? और तीसरा, सरकार द्वारा अपनाने के लिए कौन सी नीति इष्टतम है? इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए एक इष्टतम स्थिति के लिए चाहिए कि DRS बराबर DRT हो और ये बराबर FRT हो। यहाँ पर DRS उपभोग में स्थानापन्न की घरेलू दर है, अर्थात सामाजिक उदासीनता वक्र CIC की ढलान। DRT उत्पादन में रूपांतरण की घरेलू दर है, डोमेस्टिक रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, अर्थात दो वस्तुओं के बीच घरेलू उत्पादन के लिए उत्पादन संभावना वक्र की ढलान। और FRT रूपांतरण की विदेशी दर, फॉरेन रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, अर्थात विश्व कीमत रेखा या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शर्तें TOT की ढलान। वस्तु मार्केट में अब घरेलू विकृतियों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। वस्तु मार्केट में घरेलू विकृतियां बाह्य अमितव्ययताएं या ऋणात्मक उत्पादन बाह्य प्रभावों के कारण होती है। इनसे उत्पादन की सामाजिक और निजी लागतों के बीच विचलन उत्पादन होते हैं, जिन्हें दूर करने के लिए घरेलू उद्योग को संरक्षण चाहिए। मान लें कि एक देश निर्यात्य वस्तु गेहूं तथा आयात्य वस्तु कपड़ा उत्पादित करता है। गेहूं के उत्पादन में अमितव्ययताएं होती हैं जो इसकी निजी उत्पादन की लागतों में नहीं होती। इसका मतलब है कि घरेलू उत्पादन करने की निजी लागत उसकी सामाजिक लागत से कम है। अतः घरेलू सापेक्ष कीमतें उत्पादन में रूपांतरण की सामाजिक सीमांत दर को व्यक्त नहीं करती। ऐसी स्थिति में बिना व्यापार की तुलना में मुक्त व्यापार कल्याण को कम करता है। इसे हम इस चित्र द्वारा समझ सकते हैं, जहाँ A1 देश का उत्पादन संभावना वक्र है जो गेहूं और कपड़े के बीच रूपांतरण की सामाजिक सीमांत दर को व्यक्त करता है। गेहूं के उत्पादन में विकृतियां होने के कारण घरेलू व्यापार की शर्तों की रेखा TD है। और देश बिना व्यापार अवस्था में P बिंदु पर उत्पादन और उपभोग करता है। मान लें कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार रेखा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शर्तों की रेखा TOT T0 है। जो गेहूं के निर्यात में तुलनात्मक लाभ दिखाती है, क्योंकि आयात्य कपड़े की तुलना में विश्व मार्केट में गेहूं की कीमत घरेलू विकृतियों के कारण ऊंची है। अब मुक्त व्यापार के अंतर्गत देश अपने गेहूं के उत्पादन को P0 बिंदु तक बढ़ा देगा। इसका कुछ भाग निर्यात करेगा और बाकी का CI0 वक्र के C0 बिंदु पर उपभोग करता है।
जो बिना व्यापार के CI वक्र से नीचे है। इस स्थिति में समुदाय का कल्याण कम हुआ क्योंकि घरेलू विकृतियों के कारण गलत वस्तु गेहूं में देश ने विशिष्टीकरण किया, जिसमें उसका तुलनात्मक लाभ नहीं है, परंतु असली तुलनात्मक लाभ होगा यदि अंतर्राष्ट्रीय TOT बिंदुकित रेखा T1 हो, जहां देश CI1 वक्र के C1 बिंदु पर उपभोग करे। जो बिना व्यापार के CI वक्र से ऊंचा है, इसलिए देश मुक्त व्यापार की स्थिति में बेहतर होगा। भगवती और रामास्वामी के अनुसार सदैव ऐसा होना आवश्यक नहीं है और उपभोक्ता खराब स्थिति में भी हो सकता है। अतः विकृति समस्या को हल करने की प्रथम श्रेष्ठ नीति मुक्त व्यापार के अंतर्गत घरेलू कर तथा सब्सिडी नीति अपनाई जाए, न कि संरक्षणात्मक टैरिफ। ऐसी स्थिति में गेहूं के उत्पादन पर कर या कपड़े के उत्पादन पर सब्सिडी या दोनों से देश का कल्याण अधिकतम होगा। ऐसा जब उत्पादन P2 पर होता है, जहां अंतर्राष्ट्रीय TOT रेखा T2 समानांतर है, जो कि T0 के उत्पादन संभावना वक्र AA1 को स्पर्श करती है और उच्चतर वक्र CI2 के C2 बिंदु पर उपभोग होता है। साधन मार्केट में घरेलू विकृति। साधन मार्केट में विकृतियां श्रम मार्केट की ओर से उद्योगों में मजदूरी में अंतर, श्रम की अगतिशीलता और मजदूरी की स्थिरता अथवा पूंजी मार्केट में ऋण की राशनिंग के कारण होती है। ऐसी विकृतियों से घरेलू उद्योग को संरक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि संसाधनों के आवंटन में अकुशलता पाई जाती है। उदाहरण के लिए अल्प विकसित देशों में कृषि क्षेत्र में श्रम अल्प रोजगार और बेरोजगार होता है। इससे श्रम की सामाजिक और निजी लागत में अंतर पाया जाता है। अर्थात उद्योग में श्रम की निजी लागत कृषि में श्रम की सामाजिक लागत से बहुत अधिक होती है। यह संसाधन आवंटन में अकुशलता दर्शाती है, क्योंकि अर्थव्यवस्था के दोनों क्षेत्रों में श्रम को समान मजदूरी नहीं दी जाती। संसाधनों के इष्टतम आवंटन के लिए घरेलू उत्पादन को संरक्षण, टैरिफ या सब्सिडी अथवा दोनों प्रकार से देना चाहिए। साधन मार्केट में विकृति के प्रभाव को हम इस चित्र में बिंदुकित उत्पादन संभावना वक्र AA1, इसको हम APA1 कहते हैं, APA1 द्वारा दिखाया गया है। डॉटेड लाइन जो दिख रही है, मान लें कि मुक्त व्यापार के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय TOT रेखा TT पर देश P पर उत्पादन और C पर उपभोग कर रहा है। विकृति को हटाने के लिए देश निषेधात्मक टैरिफ लगाता है, जिससे P1 पर उत्पादन और C1 पर उपभोग होता है। परिणाम स्वरूप कल्याण में वृद्धि हुई है, क्योंकि नया CI1 वक्र पहले के CI वक्र से ऊंचे स्तर पर है। परंतु ऐसा टैरिफ इष्टतम नीति नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय TOT रेखा T1 घरेलू उत्पादन संभावना वक्र APA1 को P1 बिंदु पर स्पर्श नहीं करती है। इसलिए बेहतर नीति औद्योगिक वस्तु कपड़ा को उत्पादन सब्सिडी देने की होगी। सही सब्सिडी देश को विकृत वक्र APA1 के P2 बिंदु पर ले आएगी, जहां APA1 वक्र और T2 वक्र के ढलान बराबर होंगे। टैरिफ की अपेक्षा सब्सिडी के अंतर्गत सामाजिक कल्याण भी बढ़ता है, क्योंकि CI1 वक्र से CI2 वक्र ऊंचे स्तर पर है। फिर उत्पादन पर सब्सिडी एक श्रेष्ठ नीति नहीं है, क्योंकि इससे साधन मार्केट में विकृति हटाई नहीं जा सकती। प्रथम श्रेष्ठ नीति विकृत साधन श्रम पर कर और सब्सिडी का प्रयोग करना है, ताकि मजदूरी दर को समान किया जाए। गेहूं उत्पादित कर रही कृषि क्षेत्र में लगे श्रम पर कर और कपड़ा उत्पादित कर रहे औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत श्रम को सब्सिडी देश को अविकृत उत्पादन संभावना वक्र AP3A1 पर ले आएंगे।
अतः इस वक्र पर इष्टतम उत्पादन बिंदु P3 और उपयोग बिंदु C3 है। अब हम संरक्षण के पक्ष में गैर आर्थिक तर्क का अध्ययन करेंगे। इसमें पहला तर्क है सुरक्षा तर्क। किसी देश को राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अपने उद्योगों को संरक्षण देने की नीति अपनानी चाहिए। यदि कोई देश कृषि तथा उद्योग उत्पादन की अपनी ज़रूरतों के लिए अन्य देशों पर निर्भर है तो युद्ध के दिनों में यह उस देश के राष्ट्रीय हितों की दृष्टि से बहुत हानिकारक होगा। तर्क यह है कि यदि कोई देश अपनी स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर सकता तो उसका धन संग्रह करना और धनी बनना भी व्यर्थ है। जैसा कि एडम स्मिथ ने ठीक ही कहा है कि धन की अपेक्षा सुरक्षा बेहतर है, इसलिए जहाँ तक संभव हो देश को आत्मनिर्भर होना चाहिए। दूसरा है परिरक्षण तर्क। राष्ट्र अथवा जनसंख्या के कुछ वर्गों या कुछ व्यवसायों की खास स्वाभाविक विशिष्टता के परिरक्षण के लिए संरक्षण का समर्थन किया जाता है। यह तर्क दिया जाता है कि मुक्त व्यापार के अंतर्गत ये विशिष्टताएं लुप्त हो जाएंगी, अतः राजनीतिक तथा सामाजिक कारणों से इनका परिरक्षण आवश्यक है। यह तर्क कृषकों के हितों की रक्षा करने के लिए दिया जाता है। कृषि उत्पादन के आयात पर कृषि शुल्क लगाने से कृषकों को लाभ होगा, क्योंकि इससे उन्हें अपने उत्पादन की उचित कीमत मिलेगी। इस प्रकार वे समृद्ध होंगे। कृषकों की समृद्धि ज़रूरी है क्योंकि कृषक प्रत्येक राष्ट्र की रीढ़ होते हैं। कृषि ऐसा झरना है जिससे मानव जाति शारीरिक तथा मानसिक रूप से पुनः स्फूर्ति प्राप्त करती है। इसलिए ज़रूरी है कि कृषि को हर कीमत पर विदेशी प्रतियोगिता से संरक्षण प्रदान किया जाए ताकि राष्ट्र की स्वाभाविक विशिष्टता परिरक्षित रहे। तीसरा है देशभक्ति या राष्ट्रीय तर्क। राष्ट्रीयता तर्क। लोगों में देशभक्ति या राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने के लिए विदेशी वस्तुओं के आयात पर ऊंचा आयात शुल्क लगाकर रोक लगाई जाती है ताकि लोग देश के अंदर ही उत्पादित वस्तुओं का उपभोग करें। यही गांधी जी ने अपने स्वदेशी आंदोलन द्वारा किया, परंतु ऐसी नीति सफलता के लिए यह आवश्यक है कि देश के अंदर उच्च क्वालिटी की वस्तुएं उत्पादित हों और वे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध भी हो सकें।